प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने वह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। कविता की पंक्ति प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की है और आज मैं इस कविता की व्याख्या को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। तो अन्य 3 स्तंभ कौन कौन कवि हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक कवि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनके काव्य में प्रकृति प्रेम जो है कूट कूट कर भरा हुआ है। प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण इन्होंने किया है। इन्होंने प्रकृति को माँ, सहचरी, सखा के रूप में स्वीकार किया है। इनकी रचनाओं में प्रकृति का मानवीकरण भी मिलता है। इन्होंने प्रकृति को नारी रूप में प्रतिष्ठित किया। प्रथम रश्मि कविता सन 1919 में लिखी गई थी और ये कविता वीणा काव्य संग्रह में संकलित है। प्रथम रश्मि कविता में कवि ने प्रभात बेला का एक सुंदर चित्र उपस्थित किया है। इसके साथ ही साथ प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक बदलाव का बड़ा ही सुंदर और मनोरम चित्र उपस्थित किया है। प्रथम रश्मि के आगमन के साथ बाल विहंगनी किस प्रकार से कूक उठती है, यह जिज्ञासा उनके मन में हमेशा से बनी रही कि बाल विहंगनी को कैसे यह पता चलता है कि प्रथम रश्मि का आगमन हो गया है, जबकि पूरा संसार नींद में सोया हुआ है। हर तरफ निस्तब्धता छाई हुई है। पूरा विश्व घनघोर अंधकार में डूबा हुआ है। लेकिन सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही चिड़िया का कूकना, चिड़ियों का कलरव करना, चिड़ियों का गीत कवि के मन में एक रहस्य उत्पन्न करता है और वे बाल विहंगनी को अंतर्यामी कहते हैं कि मानो वह अंतर्यामी है। तभी तो वह इस बात को, इस रहस्य को समझ लेती है कि सूर्योदय हो रहा है, प्रथम रश्मि का आगमन हो चुका है। तो चलिए मैं कविता की व्याख्या करती हूँ। तो व्याख्या करने से पहले मैं कविता को पढ़कर सुनाऊंगी और इसके कठिन शब्द के अर्थ को बताने के बाद ही प्रत्येक पंक्ति का अर्थ समझाऊंगी और सबसे अंत में इसका विशेष भी बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रथम रश्मि सुमित्रा नंदन पंत। प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ ए बाल विहंगनी, पाया तूने वह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर, भूपर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुख, सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना। कूक उठी सहसा तरु वासिनी, गातू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। तो अब चलिए मैं कठिन शब्द के अर्थ को बता दूं। प्रथम रश्मि यानी पहली किरण अर्थात सुबह की पहली किरण। रंगनी, रंगनी कहा गया रंगों वाली, विविध रंगों वाली चिड़िया। जैसे चिड़िया के विविध रंग होते हैं, उनके पर के विभिन्न रंग होते हैं, इसलिए यहाँ पर रंगनी किसको कहा गया है? चिड़िया को कहा गया है। बाल विहंगिनी, किशोर उम्र की चिड़िया यानी जो बच्चा शावक होता है उसे कहा गया है। पाया यानी प्राप्त करना, सीखना भी अर्थ है। स्वप्न नीड़ यानी सपनों के घोंसले, स्वप्न निर्मित घोंसला। पंखों के सुख यानी पंख की गर्मी।
ऊंग माने नींद में डूबे, नींद से बोझिल। द्वार यानी दरवाजा, प्रहरी यानी पहरेदार। शशि किरणों यानी चांद की किरणें। भू यानी धरती। नभचर यानी आसमान में विचरण करने वाले। तो क्या क्या है? मेघ हो सकते हैं, बादल है, जीव या परी। कामरूप अपनी इच्छा से रूप धारण करने वाले। चूम यानी चूम लेना, स्पर्श करना। नवल यानी नया। मृदु मुख यानी कोमल मुख। स्नेहहीन यानी प्रेम का अभाव यानी चमक का अभाव। तारों के दीपक यानी तारा रूपी दीपक, यहाँ पर रूपक अलंकार है। श्वास शून्य यानी श्वास नहीं चलना। तरु के पात यानी पेड़ के पत्ते। अवनी का अर्थ होता है धरती। तम यानी अंधकार। सहसा यानी अचानक। तरुवासिनी यानी पेड़ पर निवास करने वाली। स्वागत यानी अभिनंदन। अंतर्यामिनी यानी अंतर अर्थात हृदय की बात जानने वाली, जो सबके अंतर की बात जाने, उसे ही कहा गया अंतर्यामिनी। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ, उसका अर्थ समझाती हूँ। तो इस कविता का प्रसंग मैंने आप लोगों को आरंभ में ही बतलाया कि प्रातःकाल सूर्य के उदय के साथ ही, सूर्य की पहली किरण के साथ पक्षी के चहचहाने से, पक्षी के कूकने से कवि के मन में एक जिज्ञासा भाव उत्पन्न होता है कि जब समस्त संसार नींद में सराबोर है, समस्त संसार में घनघोर अंधकार छाया हुआ है, तो ऐसे में पक्षी कैसे समझ जाता है कि सूर्य की पहली किरण का आगमन हो गया है। और इसलिए कवि उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामिनी कहते हैं। देखिए, प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना। कवि ने यहाँ पर रंगनी कह के किसे संबोधित किया है? विविध रंगों वाली पक्षी को संबोधित किया है, चिड़िया को संबोधित किया है। ये संबोधन के लिए रंगनी शब्द का प्रयोग है। भाषा की सुकुमारता देखिए, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की भाषा की सुकुमारता यहाँ अभिव्यक्त होती है। किन शब्दों में? रंगनी शब्दों से। उन्होंने चिड़िया को, पक्षी को क्या कहा है? रंगनी कहा है। रंगनी कहकर संबोधित किया है। तो कवि जो है रंगनी कहकर संबोधित करते हैं किसे? चिड़िया को। और कहते हैं कि सुबह की पहली किरण के आगमन की सूचना हे रंगनी तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? तुमने कैसे जाना कि सूर्य की पहली किरण जो है उसका आगमन हो रहा है? कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने वह गाना। तो बाल विहंगनी किसे कहा गया है? उस छोटी सी चिड़िया को कहा गया है। तो वह उस छोटी चिड़िया से कहते हैं कि तुमने जो यह गीत गाया सूर्योदय के साथ ही, सूर्योदय यानी सूर्य की पहली किरण के साथ, सुबह की पहली किरण के आगमन के साथ तुमने जो गीत गाया, यह गीत तुमने कहाँ से सीखा? तुमने इस गीत को कहाँ से गाने की प्रेरणा प्राप्त की? यानी तुम्हारे भीतर सूर्योदय की पहली किरण के साथ सुबह की पहली किरण को देखकर ये जो गीत गाने की जो प्रेरणा तुम्हारे अंतः हृदय से उत्पन्न हुई, इसकी प्रेरणा तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? यहाँ पर कवि के मन में एक जिज्ञासा भाव उत्पन्न होता है, जैसे कि एक बच्चे के मन में किसी वस्तु को देखकर जिज्ञासा भाव उत्पन्न होता है। तो प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं को देखकर हम सभी के मन में जिज्ञासा भाव उत्पन्न होता है, जैसा कि कवि सुमित्रानंदन पंत के भी मन में उत्पन्न हुआ। फर्क यहाँ है क्या कि कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने अपने जिज्ञासा भाव को अच्छे और मधुर शब्द प्रदान किए। उन्होंने अपने जिज्ञासा भाव को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया, इसलिए वे कवि हैं। और हम सभी अपने जिज्ञासा भाव को शब्द नहीं दे पाते हैं। यही अंतर है। सिर्फ जिज्ञासा हम सभी के मन में है। हम सभी जब भी किसी फूल को खिलता हुआ देखते हैं, आसमान में बादलों को देखते हैं, चांद सितारों को देखते हैं, तो हम सभी के मन में भी बाल सुलभ जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ये बादल कहाँ से आए, बादल कहाँ जा रहे हैं? आसमान में बादलों को देखकर हम लोग उसमें विभिन्न प्रकार की आकृति का अनुमान लगाते हैं। कभी कहते हैं बादल के रूप का जो है वह हाथी बना हुआ है, कभी बादल शेर का रूप ले लेता है। हम सभी के मन में विविध जिज्ञासाएं हैं। हम सभी के मन में बहुत तरह के प्रश्न हैं। हम सभी के मन में बहुत तरह की रहस्यात्मक जिज्ञासा है। तो ठीक यहाँ पर भी
कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने ठीक इसी तरह की जिज्ञासा को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। उनकी जो जिज्ञासा है वह प्रकृति मूलक रहस्यवाद के रूप में जाना जाता है। और यह नामकरण किसने किया है? बाबू गुलाब राय ने। तो इस तरह के प्रश्न सभी के मन में है और कवि ने ऐसे ही प्रश्न को यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि एक पक्षी कैसे जान लेता है, सूर्योदय की पहली किरण के साथ वह कैसे गीत गा उठता है। कवि को यह सारी चीज़ें जो है बहुत ही रहस्य से भरी हुई लगती है। वे समझ नहीं पाते हैं कि जो दिव्य ज्योति है, इस दिव्य ज्योति का आविर्भाव हो रहा है, यह पक्षी कैसे जान जाता है। ये पक्षी के अंदर ये अंतः प्रेरणा कहाँ से आती है। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। कवि कहते हैं कि रात्रि के समय जब पूरे विश्व में अंधकार का साम्राज्य छा गया था, सभी लोग तो अपने अपने घरों में सो रहे थे, पक्षी भी अपने स्वप्न निर्मित घोंसले में क्या कर रहा था? सो रहा है। पक्षी भी जो है स्वप्न निर्मित घोंसले में सो रहा था। कैसे? पंखों के सुख में छिपकर, यानी वो पंख जो है उसके उष्णता प्रदान करते हैं। पक्षी के जो पंख होते हैं वो क्या गर्माहट देते हैं। तो पक्षी क्या कर रहा है? पंखों की गर्माहट के बीच अपने मुख को छिपा कर क्या करता है? सोया रहता है। कहाँ? घोंसले में। और इस घोंसले को क्या बतलाया कवि ने? स्वप्न निर्मित घोंसला। पक्षी भी स्वप्न में लीन है, स्वप्न में डूबा हुआ है और उसके घोंसले के दरवाजे पर क्या है? नाना प्रकार के तरह तरह के जुगनू चमक रहे हैं। तो जुगनू का चमकना आप लोगों ने देखा है। जुगनू कैसे चमकते हैं? टिमटिमाते हुए। मैंने जुगनू का इस तरह से चमकना और फिर बुझना, चमकना और बुझना को देखकर कवि इसकी कल्पना कैसे करते हैं कि मानो जुगनू क्या कर रहे हैं? ऊँग रहे हैं, नींद से बोझिल हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि ऊँग रहे थे घूम द्वार पर। जुगनू जो है ऊँग रहे थे, नींद से बोझिल थे। कहाँ पर? दरवाजे पर घूम रहे हैं। प्रहरी से जुगनू नाना, और किस तरह से? मानो पहरेदार हैं। प्रहरी से यानी यहाँ उपमा अलंकार है। जुगनू की तुलना किससे की गई है? पहरेदार से की गई है। तो प्रहरी के समान, पहरेदार के समान जो है जुगनू कहाँ पहरा दे रहा है? घोंसले के बाहर पहरा दे रहा है। यानी घोंसले के बाहर पहरा देने का अर्थ क्या हो गया कि जुगनू तो हर तरफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वो घोंसले के दरवाजे पर खड़ा है, नींद से बोझिल है और वहाँ पर पहरेदारी का कार्य कर रहा है। तो ये कवि की एक कल्पना है और बहुत ही सुंदर कल्पना है। प्रकृति का एक सुंदर चित्र कवि ने यहाँ पर उपस्थित किया है। अब देखिए, शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर। तो नभचर यानी नभ में विचरण करने वाले। तो नभ में विचरण करने वाले क्या है? मेघ बादल हैं, कोई जीव हैं, परी है। कवि की कल्पना, बाल सुलभ जिज्ञासा है, तो बाल सुलभ मन में परी का भी ख्याल आता है। तो ये सारे जो है नभचर हैं। तो क्या कर रहे हैं? शशि किरणों से उतर उतर कर। शशि किरण, शशि यानी चांद, और तो चांद की किरणें, जो चांद की किरणें आसमान से धरती पर गिर रही है, धरती पर आ रही है, वो किरणों को माना गया है एक डोर की तरह, रज्जू की तरह। तो उस किरणों के सहायता से आसमान में विचरण करने वाले क्या कर रहे हैं? धरती पर उतर रहे हैं। भू पर यानी धरती पर उतर रहे हैं। काम रूप यानी जो अपने इच्छानुसार रूप बदल ले, उसे कहा गया है काम रूप, अपने इच्छा से रूप बदलने वाले। तो जैसे बादल का भी रूप बदल जाता है, देखते हैं बादल ओस बनकर धरती पर गिरता है। इसके साथ ही साथ हम लोग जानते हैं परी अपना रूप बदल लेती है, ये हमारी कल्पना में है। तो ये नभ पर, तो नभ में विचरण करने वाले क्या कर रहे हैं? चांद की किरणों के सहायता से धरती पर उतर रहे हैं, धरती पर आ रहे हैं। चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना। और कवि कल्पना करते हैं कि ये सभी आकर क्या करते हैं? जो कोमल कलियां हैं, जो नई कलियां हैं, उनके मुख को चूम रहे हैं,
उन्हें स्पर्श कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, कली फूल बन रही है। और फूल बनना ही यहाँ मुस्कुराने के अर्थ में है। जैसे फूल खिला, यानी फूल खिलना क्या प्रतीक है, मुस्कुराने का प्रतीक है। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली के द्वारा कवि ने अर्थ को बतलाया है, यहाँ सारी बातों को प्रस्तुत किया है कि आसमान से उतरने वाले जो कामरूप नभचर हैं, यानी जो अपने इच्छानुसार रूप बदल लेते हैं, ऐसे नभ में विचरण करने वाले धरती पर आकर क्या करते हैं, कोमल कलियों के जो कोमल चेहरे हैं, उनके मुख हैं, उसको चूमते हैं। और इस तरह से कोमल कलियां क्या बन जाती हैं, फूल बन जाती है, यानी फूल खिल उठते हैं। तो फूल का खिलना ही मुस्कुराना है। नभचर जो हैं ये कलियों को मुस्कुराना सिखा रहे थे। यानी सुबह होते ही हम लोग क्या देखते हैं, ये कलियां जो है फूल बन जाती है। तो ये जो फूल का बनना, कैसे फूल बन गया, तो यहाँ पर कवि यही समझाते हैं कि नभचर जो हैं वो चांद की किरणों के सहारे धरती पर आते हैं और कलियों को चूम कर उसे मुस्कुराना सिखाते हैं, उन्हें फूल में परिणत कर देते हैं। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात। यहाँ पर कवि ने सुबह की जो पहली किरण है उसके आगमन के पहले के वातावरण का चित्र उपस्थित किया है। आसमान में टिमटिमाते हुए तारे कैसे प्रतीत होते हैं, दीपक की तरह। जैसे दीपक में अगर तेल खत्म हो जाए, दीपक में अगर तेल खत्म होने लगे तो दीपक क्या हुआ, थोड़ा सा बुझे बुझे से लगते हैं, तो उसकी जो लौ होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी जब सुबह होने वाली है तो आसमान में टिमटिमाते तारों की जो चमक है वह भी थोड़ी कम हो जा रही है, इसलिए कहा है स्नेहहीन। तो स्नेहहीन यानी प्रेम से हीन, चमक का भाव। तो आसमान में टिमटिमाते तारे जो हैं अब जो है उसकी चमक जो है कम हो रही है। और इसे देखकर ही कवि ने यह कल्पना की है मानो दीपक का तेल समाप्त होने वाला है और दीपक जो है टिमटिमा रहा है, थोड़े बुझते बुझते से प्रतीत हो रहे हैं। और उस समय का वातावरण और कैसा है, श्वास शून्य थे तरु के पात, कहीं भी पत्ते हिल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सांस उन्होंने रोका हुआ है, कहीं भी सांस नहीं चल रही है, पूरा वातावरण निस्तब्ध है, यानी सांसों का आना जाना भी सुनाई नहीं दे रहा है। पत्ते एकदम स्थिर हो गए हैं, पत्ते एकदम शांत हो गए हैं। यहाँ पर जो है श्वास शून्य कह के यहाँ पर उन्होंने कवि ने क्या किया, मानवीकरण किया है। मनुष्य सांस लेता है, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, तो सांस चूंकि जीवंतता की पहचान है, इसलिए यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार के रूप में यहाँ पर वर्णन कवि ने किया है। विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना। तो कवि यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे निस्तब्ध वातावरण में समस्त धरती के लोग स्वप्न लोक में विचर रहे थे, यानी धरती के समस्त लोग जो है नींद के आगोश में थे और चारों तरफ जो है अंधकार का साम्राज्य छाया हुआ था। तमने था मंडप ताना, यानी पूरे धरती पर अंधकार का साम्राज्य छा गया था। ऐसे में क्या होता है, कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना। ऐसे क्षण में जब समस्त संसार में अंधकार का साम्राज्य छाया हुआ है, धरती के समस्त लोग नींद के आगोश में हैं, तभी अचानक तरुवासिनी, पेड़ पर रहने वाली, पेड़ पर निवास करने वाली कौन है, पक्षी है, चिड़िया है, वो क्या करती है, कूक उठती है। गा तू स्वागत का गाना, और वो क्या करती है, सुबह की पहली किरण के स्वागत में गाना, गीत गा उठती है। यानी वह स्वतः इस बात को जान जाती है कि अब जो है सुबह की पहली किरण निकलने वाली है और वह उसके स्वागत में क्या करती है, कूक उठती है, गीत गा उठती है। किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। तो इस बात को देखकर, इस घटना को देखकर कवि के मन में पुनः एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो चिड़िया या पक्षी को क्या कहते हैं, अंतर्यामिनी, जो अंतर की बात जानता हो, हृदय की बात जानता हो, जो मन की बात जानता हो, उसे कहा जाता है अंतर्यामी। जैसे ईश्वर हैं जो सबके मन की बात जानते हैं। तो कवि ने यहाँ पर पक्षी को अंतर्यामिनी कह के कहते हैं कि तुमने कैसे जाना, तुम कैसे जान गई कि सुबह की जो पहली किरण का आगमन होने वाला है और तुम उसके स्वागत में
गीत गा उठती हो। तो यहाँ पर कवि ने अपने मन की जिज्ञासा को अभिव्यक्त किया है और प्रकृति का एक सुंदर मनमोहक चित्र हम सबके समक्ष उपस्थित किया है। तो अब चलिए मैं इसका विशेष लिखवा दूं। विशेष पहला, कवि पंत ने प्रथम रश्मि को रसमयी संकेतमयी दृष्टि से देखा है। यह उनकी विशेष दृष्टि है जिसका गुलाब राय जी ने प्राकृतिक या प्रकृति मूलक रहस्यवाद का नामकरण किया है। दूसरा, प्रातःकालीन रश्मि निसीम के ज्योति रूप में अवलोकित हो रहा है। समस्त सृष्टि को असीम की छाया के रूप में देखा गया है। तीसरा, प्रकृति प्रेम इस कविता की विशेषता है। प्रकृति के प्रति आकर्षण आसक्ति उनकी इस कविता में दिखाई देता है। अब देखिए, प्रहरी से में उपमा अलंकार है, उतर उतर कर में पुनरुक्ति अलंकार है, तारों के दीपक में रूपक अलंकार है और श्वास शून्य थे तरु के पात में मानवीकरण अलंकार है। 5 नंबर देखिए, काव्य भाषा परिनिष्ठित खड़ी बोली है। पंत की भाषा की विशेषता है कि प्रकृति के विभिन्न रूप सौंदर्य विभिन्न चित्रों में रूपायित हो उठी है। 6 नंबर, कवि के प्रश्न में बाल सुलभ जिज्ञासा है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रथम रश्मि कविता का अर्थ मैंने जिस तरह से आप लोगों को समझाया है यह आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। प्रथम रश्मि कविता के भावार्थ को लेकर मैं अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।